नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, उसका माइनर टेस्ट 4 देख रहे थे और अपने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और इसमें भारतीय संविधान जो है वो कवर होगा और भारतीय जो नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय राजनीति का जो टॉपिक आपके वो कवर होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। और भाग 4 में जो है ये अनुच्छेद जो है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ये वर्णित है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से? आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए। तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए और एक ये अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, ये न्यायालय में वाद योग्य है? तो बिल्कुल नहीं है, ये जो है वाद योग्य नहीं है। मतलब इन पर किसी भी प्रकार का जो है कोई भी नागरिक जो है या कोई व्यक्ति जो है जाकर न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होते हैं। यहां पर बोला कि वाद योग्य है तो ये असत्य हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक होते हैं। बिल्कुल, राज्य जो उचित संसाधन होते हैं उसके पास, उसके हिसाब से इनको लागू कर सकता है, लागू करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक केंद्रित होते हैं। बिल्कुल, समुदाय केंद्रित मतलब बहुत सारे बड़े सारे जो आपकी जनता होती है ना, बहुत सारी मतलब एक जनता या फिर जो लोगों के बहुत बड़े समूह को वो क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, ना कि व्यक्तिगत होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान किया गया है। तो देखो, जब अनुच्छेद 45 की बात करें तो जो अपना मूल संविधान था, जब मतलब संविधान लागू हुआ था, बना था, उस समय जो मूल संविधान था उसमें इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की बात की गई थी। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, इसमें क्या किया गया, जो अनुच्छेद 45 है इसको अनुच्छेद 21A के नाम से नया अनुच्छेद बना दिया। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार टाइप से, जिसमें जो है आपके 6 से 14 वर्ष के बालकों को फिर कहां शामिल कर लिया? अनुच्छेद 21 में। किसके तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, किसमें? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें जो है 6 वर्ष से पहले की शिक्षा के बारे में बताया गया। 6 वर्ष से पहले की शिक्षा के बारे में, पहले की शिक्षा के बारे में बताया गया। और खास करके अपन कह सकते हैं बाल वाटिका, जो अभी नई जो शिक्षा नीति हुई है उसके तहत बाल वाटिका कहते हैं इसको, वरना जो है क्या कहते हैं इसको, वरना आंगनवाड़ी की जो शिक्षा कहते हैं वो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम बालक की शिक्षा या जो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका वो सुनिश्चित करने का जो है दायित्व किसका है? राज्य का है। इसको अपन दूसरे नाम से बोलें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा, नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा पर ध्यान देने की बात की गई है, एवं शिक्षा। तो वापस देखो इस क्वेश्चन को कि अनुच्छेद 45 जो है मूल संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों की जो है पढ़ाई से रिलेटेड था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45 को जो है अनुच्छेद 21A के नाम से नया अनुच्छेद संशोधित कर दिया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया। तो यहां से फिर क्या है, अनुच्छेद 45 चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसमें 6 वर्ष से पहले की शिक्षा का प्रावधान किया गया, खास करके बाल वाटिका या प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा। तो अभी वर्तमान में ये 6 वर्ष से कम बालकों, जो 6 वर्ष से कम के बालक हैं उन पर लागू होता है, उनके हेतु प्रावधान है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता आपकी अनुच्छेद 44 में है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। तो अनुच्छेद 44 देखो 4 2 सेम आ रहे हैं, तो यहां से ध्यान रख लेना समान नागरिक संहिता। ऐसे ही याद किए थे मैंने स्टार्टिंग में इनको कि जो है अनुच्छेद 4 यानी कि अनुच्छेद 44, तो दोनों 4 सेम है, तो समान नागरिक संहिता। मद्यपान निषेध, इसको मैंने कैसे याद किया, मतलब जो आपके शराब वगैरह वो निषेध है, कौन से नीति निर्देशक तत्व में? अनुच्छेद 4 यानी कि 47 में 4 जने एक साथ बैठ के क्या करते हैं? मद्यपान करते हैं, तो वो निषेध किसमें? अनुच्छेद 47 में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। ये कल वाली क्लास में अपन बात कर चुके हैं। ये क्या है आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है ये। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये जो आपका क्या है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना नीति निर्देशक तत्व है, और ये आपका अनुच्छेद 43 में है। किसमें? अनुच्छेद 43 में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24,
24वां क्वेश्चन बोल रहा है अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित में से किसका निषेध नहीं किया गया है। अनुच्छेद 23 में जो है किसका निषेध नहीं किया गया है वो पूछा है अपने से। तो फिर आपका जो अनुच्छेद 23 है उसमें किसको निषेध नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद जो 23 है आपका वो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उससे संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित है क्या आपका अनुच्छेद 23। अब जो इसमें मानव जो व्यापार है उसको एक तो क्या है प्रतिबंधित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इसमें बेगार को बिल्कुल, और बलात् श्रम और बाल श्रम दोनों में क्या अंतर है, ये होता है आपका किसी से मतलब बंधुआ जो मजदूरी है उससे संबंधित होता है। जैसे अपन बलात् श्रम का मतलब है कोई चीज को अपन फोर्स करते हैं ना, फोर्स्ड जो आपकी एक प्रकार से मतलब जो है किस प्रकार से, फोर्स को अगर हिंदी में कहें तो दबाव में अगर किसी से कार्य करते हैं, किससे, दबाव में, तो ये होता है आपका बलात् श्रम। और बाल श्रम होता है छोटे बच्चों से संबंधित, छोटे बच्चों से। और छोटे बच्चों का मतलब हो गया 14 वर्ष से कम, जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पर मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम यानी कि फोर्स जो आपकी है या दबाव से किसी को काम करवाना, ये तीन चीजों का कौन जो है अनुच्छेद 23 क्या करता है, निषेध करता है। लेकिन बाल श्रम का निषेध करता है आपका अनुच्छेद 24। क्या करता है, अनुच्छेद 24 जो है आपका वो क्या है, बाल श्रम का क्या करता है, जो है विरोध करता है या निषेध करता है। जबकि अनुच्छेद 23 जो है इन तीन का क्या करता है, निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर परिविधियां बनाने की या विधियां बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त की गई है। लोगो आ गया, थोड़ा पढ़ने में परेशानी हो रही है। मतलब अगर मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधियां बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मूल अधिकारों में दंडनीय अपराध पर जो है आपकी विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। और ये किस अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद जो 32 है ये होता है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और संवैधानिक उपचार का अधिकार होने के कारण जो है इस अनुच्छेद को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय, संविधान की आत्मा या हृदय जो है इसको कहते हैं। किसको, अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो संसद को जो है मूल अधिकारों पर दंडनीय अपराध हेतु विधि बनाने का जो आपका मतलब जो शक्ति प्रदान है वो अनुच्छेद 35 के तहत जो है प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कृपाण धारण करना। कृपाण कौन धारण करता है, सिख समुदाय। सिख समुदाय एक चाकू सा रखता है ना, गलत लिख दिया, सिख संप्रदाय एक चाकू सा, एक तलवार वगैरह सी रखता है। ठीक है, उसको धारण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में शामिल है। तो ये आपका क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन अपन कुछ सीख के ही जाएंगे। अपना उद्देश्य सिर्फ जो है पढ़ना और जो है उत्तर बताना नहीं है। ये अनुच्छेद जो है 25 के तहत जो है क्या करता है, कृपाण धारण करते हैं सिख। अब जान लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद जो है किसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। सबसे पहले हम बात करें मूल अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार। सबसे पहले हम समानता के अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका वो अनुच्छेद जो है डायरेक्ट लिख देता, अनुच्छेद नाम नहीं लिख रहा मैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है 23 और 24 में, ऊपर वाले क्वेश्चन में बात कर चुके। फिर आता है ये 25 से लेकर 28 तक, और पहले ही जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत ही क्या कृपाण धारण करते हैं सिख, ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 25 के तहत। फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका 29 और 30 में है। फिर बच गया संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में। तो ये जो है आपके 6 मौलिक अधिकार है। तो यहां पर जो है कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 27 आना चाहिए, 1 मिनट। फिर जो आता है आपका कि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है। तो भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो आपका वेस्ट मिनिस्टर जो मॉडल है उस पर आधारित है, और ये यूके के संविधान यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। तो ध्यान रख लेना भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वेस्ट मिनिस्टर जो मॉडल है उस पर आधारित है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, या हिंदी में कहें तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ध्यान रख लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन में सूचियां दी हुई है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूची 1 की सूची 2 से। तो यहां पर देखो तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं अनुसूची दी हुई है। सबसे पहले हम जो पहली अनुसूची है उसकी बात करते हैं। पहली अनुसूची जो है आपकी, इसमें राज्य व राज्य क्षेत्र लिख लो डायरेक्ट। राज्य क्षेत्र व जो राज्यों की सीमाएं हैं उनसे संबंधित है। शॉर्ट में याद रखी जाती है ऐसी चीजें। तो दूसरी अनुसूची है, सेकंड अनुसूची जो है वेतन भत्तों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। ठीक है। तीसरी अनुसूची इसमें आ चुकी है। तीसरी अनुसूची जो है आपकी वो किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप। तो ये हम अपन जो है कलर से लिख देते हैं अलग करके। ठीक है। फिर जो अपनी बात आती है अगली, फिर जो अगली बात आती है, तीसरी हो गई। चौथी जो अनुसूची है, चौथी ये रही, चौथी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची आपकी जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है। और कलर चेंज कर लेते हैं। बात आती है पांचवी अनुसूची की। यहां नहीं लिखी हुई तो अपन पांचवी यहां लिख देते हैं। पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूचित कहती है, अनुसूची कहती है अनुसूचित जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, संबंधित प्रावधान, इसका उल्लेख जो है अनुसूची 5 में है। फिर अनुसूची 6 की बात करें तो यहां लिख देता हूं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कहती है अपनी? छठी अनुसूची कहती है, नाम ध्यान रख लेना राज्यों के, एक तो असम, एक मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य हैं। इनकी जनजाति जो है, जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची? छठी। बात करें 7वीं अनुसूची की तो ये जो है सूचियां मतलब है 3 सूचियों में जो है बांटा गया है। इसमें विषयों को बंटवारा हो गया। सबसे पहले हम कह सकते हैं केंद्रीय सूची, ठीक है, या राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें दोनों शामिल होते हैं। ये जो है 7वीं में। ठीक है। और कलर चेंज कर लेते क्योंकि अलग अलग कलर से अलग अलग मैच, जो जिस कलर में लिखा है उससे मैच। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। टोटल कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं मतलब 22 ऑफिशियल भाषाएं मानी गई है भारत में, अपनी राजस्थानी शामिल नहीं है। ठीक है। फिर अपन 7वीं 8वीं के बाद में बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। यहां लिख देता हूं 9th, कलर चेंज। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? सबसे पहले तो इसको जो है फर्स्ट संविधान संशोधन जो है 1951 से जोड़ा गया। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। यह भू सुधारों से संबंधित है। किससे? भू सुधारों से। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी जो मैं बता चुका। 9वीं पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक है। फिर जो आपकी आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपकी 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उससे जोड़ी गई और ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। फिर आती है 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन, कौन सा 73वां? 1992 में जोड़ी गई और ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। फिर आती है 12वीं अनुसूची जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में उसके तहत जोड़ी गई और ये नगरीय निकायों से संबंधित है। नगरीय निकाय मतलब नगर पालिका वगैरह से। तो ये सारी अनुसूचियां जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। ये 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी और ये सारी की सारी मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन जो है अगला 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका है, बिल्कुल। एकल नागरिकता है, बिल्कुल। एकल नागरिकता का मतलब है सभी भारत के वासी है, ना कि कोई राजस्थानी है, ना कोई आसामी है, ना कोई बंगाली है। ठीक है। एकीकृत लेखा प्रणाली है, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली नहीं है। प्रशासनिक प्रणाली आपकी जो है राज्य स्तर और जो है केंद्र स्तर पर अलग अलग है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 बोल रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर संवैधानिक प्रावधान है, इधर क्या है? स्रोत है। ठीक है। मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। अपने को असुमेलित क्या है बताना है। ठीक है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध जो है आपके जर्मनी से लिए गए हैं। कहां से? जर्मनी से। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहां से भी लिए गए हैं। अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं हो तो भारत शासन अधिनियम
1935 से भी इसमें जो आपात उपबंध लिए गए, साथ में जर्मनी से। रूस से क्या लिया गया, तो रूस से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो बाद में जोड़े गए थे, कल चर्चा कर चुके हैं अपन। नीति निर्देशक तत्व अपन ऊपर बात कर चुके हैं, आयरलैंड से लिए गए। तो गलत कौन सा है, असुमेलित नहीं, या असुमेलित है या फिर सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 छोटा करना पड़ेगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, एक मिनट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान को आपका मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या किया गया, जो अंगीकृत किया गया। इस दिन दिनांक थी 26 नवंबर 1949। ठीक है। लागू कब हुआ, अंगीकृत पहले कर दिया था, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग अलग चीज है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बात ध्यान रख लेना, अगर भारतीय कैलेंडर के अनुसार पूछे तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी जो है 2006 विक्रमी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसके तहत जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो संविधान सभा का निर्माण हुआ मंत्रिमंडलीय योजना। इसका दूसरा नाम है आपका कैबिनेट योजना। कौन सी योजना, कैबिनेट योजना। और कैबिनेट योजना में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और इन तीनों सदस्यों के नाम ध्यान रख लेना। सबसे पहले जो बात करते हैं अपन, वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है। दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो सदस्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और माउंटबेटन योजना जो है इसका भी ध्यान रख लेना। इसके तहत भारत का विभाजन हुआ था, और भारत को आजादी दी गई थी। किसके तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। और मंत्रिमंडलीय योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो प्रारूप समिति का जो है गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। और 30 अगस्त को जो है 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके सदस्य कौन कौन थे, तो सबसे पहले थे एन.जी. अयंगर, जिनका नाम जो है पूरा नाम मैं लिख देता हूं ऊपर। एन जी का मतलब है, एन को तो एन ही रहने दो, बाकी गोपाल स्वामी अयंगर था ये, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एक हो गए, दूसरे ये हो गए। ठीक है। तीसरे की अपन बात करें तो तीसरे थे आपके A.K. अय्यर, जिनका पूरा नाम हम बता दूं मैं, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। फिर थे आपके HBR अयंगर, ये जो है सम्मिलित नहीं थे, तो ये उत्तर हो जाएगा कौन सदस्य नहीं थे। चौथे के मैं यहां लिख देता हूं, चौथे थे KM मुंशी। ठीक है। 5वें जो थे आपके वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। 6ठे और 7वें, ठीक है, तो 6ठे जो आपके थे वो एन माधव राव थे। ठीक है, ये 6ठे, लेकिन ये किसकी जगह आए थे, BL मित्र की जगह। और BL मित्र ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और इन्हीं की जगह एन माधव राव आए थे। 7वें जो आए थे आपके, उनका नाम था आपका टिट्टी कृष्णमाचारी। और ये किसकी जगह आए थे, तो ये आए थे DP खेतान की जगह, DP खेतान। और DP खेतान की हो गई थी मृत्यु, इसलिए जो इनकी जगह टिट्टी कृष्णमाचारी है। तो ये आपका पूरा लेखा जोखा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी जो हर चीज एकदम डिटेल से बता रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 35 बोला, निम्न में से किसे जो है प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार मतलब जो भी काम मतलब कि कोई कामों का अगर उल्लेख नहीं होता, मतलब संविधान या फिर कोई जो है नियमों में उल्लेख नहीं होता, वो भी काम सारे जो करता है उसको कहते हैं अवशिष्ट वसीयतदार, बचे हुए काम करने वाला। और वो होता है आपका मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव का अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य का मुख्य सचिव मुख्य कार्य करता है। तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो क्या क्या कार्य करता है, कैबिनेट के सचिव के रूप में बिल्कुल, सचिवों के मुखिया के रूप में बिल्कुल, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में बिल्कुल, लेकिन राज्य के प्रधान के रूप में होता है मुख्यमंत्री। और नाम मात्र की बात करें, ये तो होता है वास्तविक प्रधान होता है राज्य का,
ठीक है। और नाम मात्र प्रधान किसको कहा गया राज्य का? नाम मात्र प्रधान राज्यपाल को कहा गया है। तो यहाँ उत्तर जो 3 नहीं है, पहला दूसरा चौथा है, तो उत्तर हो जाएगा पहला दूसरा चौथा। तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। राजस्थान कैडर के प्रथम मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता, सही लिख देता हूं मैं, भगत सिंह भी लिखते हैं, कई जगह भगवंत सिंह भी नाम लिखते हैं, भगत सिंह मेहता या भगवंत सिंह मेहता। और ये जो है सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी थे, ये सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था, कार्यकाल। और अपने को असत्य बताना है। आर.डी. थापड़ सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राज्य के रहे, तो ये गलत हो गया। अभी ऊपर बात कर चुके, सर्वाधिक कौन थे? भगत सिंह मेहता। तो जो आर.डी. थापड़ थे, तो उनको थापड़ जो है, थापड़े की बात है, क्योंकि अपने तो राजस्थानी में थापड़े कहते हैं। और थापड़ किस के थे? तो थापड़ जो है सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। ठीक है। डीबी गुप्ता राज्य के ऐसे मुख्य सचिव थे जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, बिल्कुल सही। और राज्य के एकमात्र मुस्लिम मुख्य सचिव सलालुद्दीन अहमद है, और ये अशोक गहलोत के काल में थे, अशोक गहलोत के काल में। ठीक है। फिर अपन एक बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत वर्तमान के मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सबसे मेन तो ध्यान रखना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत होती है। और ये कौन नियुक्ति करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो है परामर्श से राज्यपाल करता है। एक ध्यान रख लेना, जिला शब्द का उल्लेख, जिला शब्द जो है ना, जिला शब्द का उल्लेख संविधान में दो ही जगह मिलता है। कहां पर? एक तो अनुच्छेद 233 जो अभी ऊपर अपन ने देख लिया, और एक अनुच्छेद 243 जो पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ 2 जगह जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका उत्तरदायित्व है? तो ये आपका उपखंड अधिकारी का उत्तरदायित्व है। किसका? उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल जो है आपका ऑफिसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, अगले वीडियो में देखेंगे। गिरदावरी से क्या आशय है? तो गिरदावरी क्या होती है? तो गिरदावरी होती है आपकी जो है तैयार फसल का पटवारी द्वारा बनाया गया विवरण गिरदावरी कहलाता है। और गिरदावरी जो है पटवारी ही करता है। इनके ऊपर गिरदावर होते हैं, वो अलग होते हैं, वो इनका चेक करते हैं, लेकिन गिरदावरी कौन करता है? पटवारी करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ, एक बार सब्सक्राइब कर दें।